यूट्यूब पे लाइव, ये जो हमारा सेशन होगा आज का डेमो, ये यूट्यूब पे भी जा सकता है। ओके, तो आप लोग जो ये चाहते हैं कि हम देखें या ना देखें, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर प्रेजेंटेशन। ओके, जिसके लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। ओके, तो कैन एवरीबडी सी द स्लाइड, कैन एवरीबडी सी द गणेशा? Yes, sir. ओके ओके, लेट मी स्टार्ट। देखिए, हम कोई भी कार्य है, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी, गणेश जी की वंदना के साथ शुरू करते हैं। गणेश जी ऑकल्ट साइंस में या एस्ट्रोलॉजी के प्रमुख आराध्य देव हैं। अगर आप लोग बात करेंगे कि ऑकल्ट साइंस के लिए कौन सा प्लैनेट जिम्मेदार है, तो आप लोगों से कोई जुपिटर भी कह सकता है, कुछ लोग मरक्यूरी को बोल देते हैं। ओके, कुछ लोग सैटर्न को भी बोलते हैं। पर ऑकल्ट साइंस के जो मुख्य प्लैनेट है वो केतु होता है। ओके, केतु ऑकल्ट साइंस का मुख्य प्लैनेट है, और केतु के आराध्य देव गणेश जी हैं। सारी रेमेडी, सारे यंत्राज, सब कुछ हमको अथर्ववेद से मिलता है। अथर्ववेद के भी आराध्य देव भगवान श्री गणेश जी हैं। ऑकल्ट साइंस में हम जा रहे हैं, वैदिक साइंस में जा रहे हैं, तो हमें गणेश जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। और वैसे भी जो एस्ट्रोलॉजर्स है, उनको गणेश जी का आशीर्वाद उनके साथ रहता है, तो एक डिवाइन पावर आ जाती है। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक डिविनिटी वाला एक बहुत बड़ा एक एंगल होता है। ओके, अभी जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन आंसर बाद में लिए जाएंगे। ओके, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको सुन लीजिए, क्वेश्चन आंसर मैं बाद में लूंगा सबके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लेसिंग ऑफ गणेश जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। देखिए, वारामीर ऑफ स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु साइंस, मैं सुनील दीक्षित, मैं यहाँ डायरेक्टर हूँ वारामीर का। और ये मेरे फ़ोन नंबर्स हैं, ये मेरा ईमेल आईडी है जिस पे मैं रीचेबल हूँ। ओके, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की कोई जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप इस फ़ोन नंबर पर मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं। वारामीर स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु साइंस के द्वारा जो मैं चीज़ें पढ़ाता हूँ, उसमें से वास्तु शास्त्र प्रमुख है, एस्ट्रो वास्तु, और वास्तु से रिलेटेड इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वास्तु होते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स मेरा बहुत पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनल स्टूडेंट मेरे कोर्स में एनरोल होते हैं। देन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, जिसके लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। ओके, तो ये 6 महीने का कोर्स है। बस ये कोर्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर कोर्स जो लोग इधर उधर पढ़ते हैं। वाई? हियर वी फोकस मोर ऑन द प्रेडिक्शंस। ओके, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, क्रिस्टल हीलिंग में हमारे इंस्टीट्यूट के साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जुड़े होते हैं, जो टाइम टू टाइम पढ़ाते हैं। मेडिटेशन और योगा पे में बहुत ज़्यादा मेरा ऐसा मानना है कि विदाउट मेडिटेशन एस्ट्रोलॉजी में पारंगत होना असंभव है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की जो साइंस है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह कोई फॉर्मूला बेस्ड साइंस नहीं है। इसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविनिटी चाहिए होती है, एक कनेक्टिविटी विद द यूनिवर्स चाहिए होता है, ऑलमाइटी चाहिए होता है। ओके, तो दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी।
तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको मेडिटेशन, उनको अपना एक पार्ट बना के रोज मेडिटेशन करना चाहिए। देखिए कुछ लोगों का तो इंट्यूशन बाई बर्थ ही दे आर ब्लेस्ड कि उनका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग होता है, बट फॉर्चुनेटली जिसका इंट्यूशन अच्छा भी नहीं है, बाई कॉन्शियस एफर्ट, बाई डेली प्रैक्टिस, बाई डूइंग द मेडिटेशन, ऐसे लोग भी अपना मेडिटेशन डेवलप कर सकते हैं। तो मेरे हर कोर्स के अंदर एक सेशन में फ्री कराता हूँ मेडिटेशन का, जिससे लोगों को मेडिटेशन के दुनिया में एक कदम रखने का मौका मिले, और फिर उसके बाद उनकी चॉइस है उसमें उनको आगे बढ़ना है या नहीं। बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड माई स्टूडेंट्स टू डू मेडिटेशन व्हेन दे आर डूइंग दिस, व्हेन दे आर लर्निंग और दे वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। इसके अलावा वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की मैं कंसल्टेंसी भी करता हूँ, ओके, वर्ल्ड वाइड। और मेरा एक प्रोडक्ट है बहुत पॉपुलर है, वास्तु टेक सॉफ्टवेयर के नाम से। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा पूरे वास्तु का, पूरी बिल्डिंग का वास्तु एनालिसिस एंड टू एंड हम लोग कर सकते हैं। पहले इसमें डिपेंडेंसी होती थी ऑटो कैड इंजीनियर्स के ऊपर, बार बार ऑटो कैड इंजीनियर्स के पास जाना पड़ता था, पैसे लगते थे, एफर्ट लगता था। बट नाउ एवरीथिंग कैन बी डन बाय वास्तु टेक सॉफ्टवेयर, ओके। तो ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इंस्टीट्यूट का। अब जिस कोर्स के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, 14th से ये शुरू हो रहा है 6 महीने का महापाराशरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स। 14 अगस्त से स्टार्ट होगा। इसकी जो क्लासेस हैं वो सैटरडे और संडे को, एक सेकंड किसी का माइक ऑन है, लेट मी सी। चौदह अगस्त से शुरू होगा, सैटरडे संडे क्लासेस होंगी, और एक दिन में दो दो क्लास होगी, तो 7 to 9 सेशंस होंगे, और दो मॉड्यूल होंगे इसके अंदर, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 के अंदर हम अच्छे से करेंगे पूरा फाउंडेशन कॉन्सेप्ट, डिविजनल चार्ट, दशा अंतरदशा। सेकंड मॉड्यूल में हम लोग प्रेडिक्शन के बारे में जानेंगे। इसकी टोटल फीस है 51,000। इसमें स्टडी मटेरियल मिलेगा, हर सेशन की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, और इसी के अंदर हम वैदिक का एक सॉफ्टवेयर जो कि एस्ट्रो कुंडली के नाम से है, जिसमें कि वैदिक का बिल्कुल एक्यूरेट चार्ट बनता है। क्योंकि जब हम वैदिक करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, तो हमको सूर्य सूर्य कुंडली भी चाहिए, लग्न कुंडली चाहिए, चंद्र कुंडली भी चाहिए, और 16 तरह के चार्ट्स होते हैं जिनको डिविजनल चार्ट्स कहते हैं, ओके। तो बहुत कुछ चाहिए होता है हमको वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हुए। तो पहले दिन से ही जिस सॉफ्टवेयर मैं आपको पढ़ाऊंगा वो ही सॉफ्टवेयर आपके पास भी होगी। तो पहले दिन से ही आप लोग प्रैक्टिस करना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आरंभ कर सकते हो, और प्रेडिक्टिव की तरफ बहुत तेजी से बढ़ सकते हो। तो 51,000 में 12,000 का सॉफ्टवेयर प्लस टेक्स्ट बुक मिलेंगी। वो टेक्स्ट बुक जिनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानने के लिए पढ़ना आवश्यक है, जैसे कि व्रत पाराशर होरा शास्त्र है, फल दीपिका है, तो इस तरह की जो फंडामेंटल बुक्स हैं, दोज विल बी गिवन। इसके अलावा मेरा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, और ये 12,000 रुपये का सॉफ्टवेयर प्लस टेक्स्ट बुक आपको फीस के अंदर ही इंक्लूडेड है। 6 महीने का ये कोर्स रहेगा। इसको पेमेंट करने के दो तरीके हैं, या तो 51,000 डाउन पेमेंट, एल्स वन कैन पे एल्स वन कैन पे 21,000 फर्स्ट मंथ। तो फर्स्ट मंथ में 21,000 पे करेंगे, 12,000 का तो सामान ही वापस मिल जाएगा सॉफ्टवेयर और टेक्स्ट बुक में, और बाकी 6 महीने में वन हैज टू डिपॉजिट ओनली 6,600। तो वाट एवर वे इज कन्वीनियंट टू यू, यू कैन ज्वाइन, ओके। ये स्टूडेंट्स है जिसको मैं पिछले करीब 1 डेढ़ साल से पढ़ा चुका हूँ, करीब 2,500 स्टूडेंट हैं। और अभी मैं ये चाहता हूँ कि अभी जिस हिसाब से हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो अभी टारगेट यही है कि एक साल में हम 2 से 2,500 स्टूडेंट को पढ़ाएं। ऑफ कोर्स सारी फोटो तो नहीं आ सकती, पर कुछ फोटोज मैंने यहाँ पर डाली हैं अपने स्टूडेंट्स की जो रिसेंटली पास्ड आउट हैं। कोर्स का कंटेंट क्या होगा मैं क्विकली गो थ्रू कर देता हूँ आपको। मॉड्यूल 1 में वी विल अंडरस्टैंड जोडियक एंड इट्स डिवीजन। जब नेटिव पैदा होता है, उस नेटिव का जो प्रारब्ध है,
इस लाइफ में जो उसको अपने कर्मों के अनुसार जो अच्छा भोगना है, जो उसने अच्छे कर्मास किए हैं, जो उसने बैड कर्मास किए हैं उसका दंड भोगना है किसी खास दशा भुक्ति अंतरा के अंदर। वो जब नेटिव बर्थ लेता है तो उस टाइम आकाश में ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन सा ग्रह कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, उसके द्वारा निर्धारित हो जाता है। पूरी लाइफ फिर उसकी स्क्रिप्टेड होती है। उस स्क्रिप्ट को पढ़ना और डिकोड करना ही एस्ट्रोलॉजी है। पर उस आकाश की स्थिति को जब हम चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, उससे पहले हमको पता होना चाहिए एस्ट्रोनॉमिकली कि जोडियक होता क्या है, कैसे हमने उसके बाद डिविजन्स करते हैं राशिस में और नक्षत्राज में, दैट वी विल अंडरस्टैंड। फिर हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारी जो गैलेक्सी है, उस पे हमारा सोलर सिस्टम क्या है, इसी में हम जानेंगे निरायना और सयाना सिस्टम के बारे में। दीज आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स। एक को वेस्टर्न कंट्रीज फॉलो करते हैं और निरायना को जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फॉलो करते हैं। क्या इसमें डिफरेंस है ये हम जानेंगे। आयनांश के बारे में जानेंगे। 18 से 20 तरह के आयनांश होते हैं, कौन सा आयनांश लेना चाहिए वैदिक में, दैट वी विल अंडरस्टैंड। उसके बाद जो 9 प्लानेट है उनके क्या गुण और धर्म होते हैं, कौन सा प्लानेट के क्या सिग्निफिकेटर्स हैं, ये हम बहुत डिटेल में जानेंगे। क्योंकि जब हम प्लानेट को जान जाएंगे, उनके स्वभाव को समझ जाएंगे, वो किन चीजों का कार्यकत्व है, उसका कार्यकत्व किस चीज का है, क्या प्रदान करता है वो अगर शुभ अवस्था में है तो क्या मिलेगा, अगर वो डेबिलिटेड है या वीक है तो क्या नुकसान होगा। उस फिर प्लानेट के इसके बारे में हम सब कुछ समझेंगे डिटेल में। कौन सा प्लानेट किस राशि में क्या रिजल्ट देगा, भाव में क्या रिजल्ट देगा, वेरी डिटेल स्टडी वी विल डू। उसके बाद हम देखेंगे जो 12 राशियां हैं जोडियक की, जो हमने डिवाइड करी हैं साइन, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फिर 12 राशियों को हम अलग अलग तरीके से उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उनको भी गुण और धर्म, गुण और तत्व के अनुसार। ओके, तो 16 तरीके से हम राशियों का ग्रुप कर सकते हैं कि कौन सी राशियां उग्र स्वभाव की है, कौन सी राशियां फर्टाइल है, कौन सी राशियां जिसको बांझ राशि कहते हैं, इस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन होता है, कौन सी राशियां मेल हैं, दैट वी विल डिस्कस। किन राशियों का क्या कार्यकत्व होता है वो हम सब पढ़ेंगे डिटेल में। लग्न चार्ट और चलित चार्ट के बारे में जानेंगे। ओके, उसके बाद हम एक लग्न कुंडली को 12 हाउसेज में बांटते हैं, जिसको भाव भी कहते हैं, हाउस भी कहते हैं। हर हाउस के भी क्या सिग्निफिकेशन है, किस हाउस से पता लगे कि उसका प्रोफेशन क्या होगा, बिजनेस करेगा, सर्विस करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड है, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। ओके, पार्टनरशिप में बिजनेस करे ना करे, तो ये कौन से हमें शादी के बारे में पता लगेगा, किससे संतान के बारे में। तो हर हाउस के क्लासिफिकेशन के सिग्निफिकेशन को हम डिटेल में जानेंगे। फिर हाउसेस के भी क्लासिफिकेशन होते हैं, कुछ केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान, त्रिक स्थान, उपचय स्थान, अलग अलग ग्रुप के अलग अलग फंक्शन होते हैं, वो हम बहुत डिटेल में जानेंगे। उसके बाद प्लैनेट्स की दृष्टि होती है, शुभ दृष्टि, अशुभ दृष्टि, कौन सा प्लैनेट कौन से घर को कौन सी दृष्टि से देखता है, इसके बारे में डिटेल में हम समझेंगे। संधिज एंड गंडांत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ये है कि जब एक लग्न से दूसरा लग्न उदित होने वाला होता है तो वो जो बीच का ट्रांजिशन पीरियड होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एक प्लैनेट एक नक्षत्र को छोड़ के दूसरे नक्षत्र में जा रहा है तो पहले नक्षत्र का एंड पॉइंट है, दूसरे का जो स्टार्टिंग पॉइंट में जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ज्योतिष के बारे में बहुत डिटेल स्टडी। कोई भी प्लानेट अगर दूसरे प्लानेट के बहुत समीप बैठा हुआ है तो एक दूसरे पे उनका इम्पैक्ट आ जाता है। जैसे मंगल के साथ शुक्र पैदा है तो चारित्रिक दोष आ जाता है, ठीक है। या मंगल के साथ चंद्रमा बैठा है तो धन कमाने के लिए उसकी लालसा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, हम समझेंगे कि युति का क्या क्या प्रभाव पड़ता है।
इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे 12 हाउसेज हैं उनके लॉर्ड्स होते हैं। कौन से लॉर्ड किन हाउसेज के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल चीज है। अगर हम इस चीज को समझ गए तो हमें काफी चीजें रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वैदिक में मैं देखता हूँ लोग 10-10 साल का कोर्स पढ़ते हैं और परमुटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग डिक्टम्स को रटते रहते हैं। अगर जो मैं आपको बता रहा हूँ इतनी चीजें भी हम ध्यान से समझ लें, बहुत सारी चीजें हम कॉन्सेप्ट बेस ही बता सकते हैं। जैसे शादी के बारे में समझना है तो 7वें घर का लॉर्ड किन किन घरों के साथ एसोसिएट हो रहा है, क्या वो छठे और 8वें के साथ एसोसिएटेड है, क्या वो 10वें और दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, वो ही सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं शादी के बारे में। क्या 7वां घर पाप कर्तरी है, क्या 7वें घर पे शुभ दृष्टियां हैं, 7वें घर का लॉर्ड 10वें में बैठा है तो क्या वाइफ भी उसको ऑफिस में प्रोफेशनली हेल्प करेगी। ओके, ये सब चीजें हम जान सकते हैं। शादी के बाद कैसा भविष्य रहेगा, सब कुछ हम इसी से ही जान लेंगे कि उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है, क्या रिलेशन बना रहा है, कोई चारित्रिक दोष तो नहीं है, रिलेशन से एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं है। ये सब कुछ हम जान सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट हाउ द लॉर्ड ऑफ दैट हाउस इज प्लेस्ड एंड मेकिंग पीएसी विद अदर हाउसेस। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हर प्लानेट अलग अलग हाउस में अलग अलग रिजल्ट देता है। जैसे राहु 12वें में बैठेगा तो एक जनरल रूप से खास रिजल्ट देता है। कौन सा प्लानेट कौन से भाव में क्या किस तरह का रिजल्ट देगा। जैसे मंगल अगर चौथे घर में बैठ गया तो वो मानसिक परेशानी, माता से, घर के लोगों से विवाद, कॉन्फ्लिक्ट। 7वें में बैठ गया तो स्पाउस से कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो हर प्लानेट के लिए कुछ खास ग्रह हैं जहाँ वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और कुछ में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कौन से प्लानेट का कौन से हाउस में क्या इफेक्ट है। उसके बाद हम योगास पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुंडली के अंदर योग ही व्यक्ति को राजा बनाते हैं, और योगास और दशांतर दशा ये मिलके ही व्यक्ति को नीचे ले आते हैं। धन योग है, राज योग है, निर्धन योग है, विदेश यात्रा का योग है, बहुत सारे ये योग है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज में से एक है डिविजनल चार्ट। 16 डिविजनल चार्ट होते हैं, उसमें से हम सारे चार्ट को टच करेंगे, पर डिटेल में वी विल डिस्कस दश वर्गास। ये पाराशर जी ने हर हाउस को 16 वर्गास में डिवाइड किया था। हर हर चार्ट का एक पर्पस था। अनफॉर्चुनेटली आजकल जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ के आते हैं और 10-10 साल पढ़ते हैं, उनको सिर्फ रटाने पे टाइम डिवोट करते हैं। जो असली है, जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर खास चीजें हैं उस पर ध्यान नहीं देता। नतीजा क्या है कि प्रेडिक्शन गलत आते हैं। जैसे कि 16 वर्ग का चार्ट में एक चार्ट होता है नवमांश D9। किसी की शादी के बारे में देखना है तो नवमांश को देखो। किसी के माता पिता के बारे में जानना है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, रिलेशन कैसा रहेगा, तो D12 देखना आवश्यक है। संतान के बारे में, कौन सी संतान से कैसे रिलेशन रहेंगे, संतान देर में होगी, लेट होगी, एडॉप्टेड होगी, आईवीएफ से होगी। ठीक है, इसके लिए क्या है, आपको 5वां D7 जानना जरूरी है, रेफर करना जरूरी है। उसी तरीके से मैं कुछ देखता हूँ कुछ लोग जो एस्ट्रोलॉजर है वो कभी कभी D9 तो यूज कर लेते हैं। कभी कभी प्रोफेशन के लिए दशमांश भी, दो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर जिनको मैं मानता हूँ वो दशमांश यूज करेंगे। अगर प्रोफेशन के बारे में देखना है कि नेटिव चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, फैशन डिजाइनर बनेगी, आईएएस बनेगा, बिजनेस करेगा, दशमांश भी देखना चाहिए। दो बहुत पहुंचे हुए जिन्होंने वेल स्टडीड लोग हैं वैदिक के, वो लोग देख लेते हैं दशमांश। अधिकतर लोग उसको स्किप कर देते हैं। अगर दशमांश देखे बिना वैदिक में कोई भी प्रेडिक्शन प्रोफेशन के बारे में करोगे तो प्रेडिक्शन गलत आएगी, क्योंकि वो जेनेरिक होगी। एक लग्न के लिए अगर कोई 10 बजे से 12 बजे के बीच में पैदा हुआ है तो एक ही लगन होता है। 10 बजे अगर वृषभ का लगन पैदा हुआ,
चालू हुआ तो 12 बजे तक वृषभ का लगन चलेगा। अगर कोई ज्योतिष वर्गा चार्ट को रेफर नहीं कर रहा, तो कोई व्यक्ति अगर 10 बजे पैदा हुआ है, 10:30, पौने 11, 11:30, पौने 12, सबको वो अगर राशि चार्ट से देख के बताएगा तो सबको वो एक सा ही प्रेडिक्शन दे देते हैं। फिर वो प्रेडिक्शन गलत हो जाता है, क्योंकि वो तो जेनेरिक है। जो लोग 2 घंटे में पैदा हुए हैं सबका एक सा भविष्य थोड़ी होगा। ओके, उसको अलग अलग स्पेसिफिक टू द नेटिव करने के लिए पाराशर जी ने एक बहुत खूबसूरत पद्धति दी थी षोडश वर्गा की। कि प्रॉपर्टी के बारे में देखा है, D4 देखिए। बच्चा की एजुकेशन के बारे में देखना है, D24 देखिए। इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, मैं 1 मिनट के लिए ऑन कर रहा हूँ। इस ग्रुप में ऐसा कोई है जिसने वैदिक कर रखी हो, पहले से थोड़ी बहुत आती हो? जी। आपने की हुई है? I राजराज जी, yes यू हैव डन वैदिक? y- yes, I've done Vedic. अप Yes. टू सम एक्सटेंट यू हैव डन? ओके, ग्रेट। Sorry. अप टू सम एक्सटेंट और ग्रेट एक्सटेंट यू हैव Up to डन? some extent. Yes. Okay, okay. Yes. I just want to understand from you, Rajaraji, if somebody comes and asks that he will purchase property in his life, will he be able to sell his property? How many people refer D4 chart? D4, how many people? Can you tell me? Not so many people. Yeah. You Yeah. can, We look at the fourth house and Mars and yes, yes. those type of things, but D4 बहुत कम देखते हैं. So Rajaraji, what does that mean? It means the person born between those 2 hours. All people born between those 2 hours will have the same prediction. No. No, yes, na. Agar if you don't refer D4 chart, then Yes. If you don't have, then they will have the same prediction. Yes. okay, Yes. For sure. so half of your queries will say, यार it is useless, क्योंकि सबके लिए तो सही नहीं होगा ना वो। So सही बात है. Parasarji has told कि for each type of event one should refer that particular chart. If you जी. refer D4 chart, then it will be individual chart. Yes. The person who born at 10:35 a.m. will have separate D5 because position will change. Then the prediction will be 100% correct. So the thing is, our astrology get defamed. If two astrologers, if one is very good astrologer, he will come to me, I will refer D4. But I know कि 99% will not. One more thing, because I am very happy that you have good background. If somebody wants to know I कि don't have good background, but I have some but you knowledge. know, okay, और भी बहुत लोग होंगे। इसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंस है इन वर्गास की। कोई आपसे कहता है जी मेरी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगी, फैशन डिजाइनर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, आजकल तो पता नहीं क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, सही. तो इफ वी डोंट रेफर D24 चार्ट विच इज स्पेसिफिकली फॉर द एजुकेशन, Education. आई एम सेइंग कि आप 2 घंटे में पैदा हुए सबको सबको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दोगे। ठीक है ना, विच इज रॉन्ग। और होता क्या है, सी, सब लोग सुनिए बहुत ध्यान से। मैं लोगों को देखता हूँ, वो क्या करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के जो योगाज हैं उनको रटते रहते हैं। ठीक है, कि भैया 10वें घर का लॉर्ड मरकुरी है, वो छठे घर से टैक्स, 12वें घर से टैक्सेशन से बना रहा है, तो फॉर्मूला रट रहे हो। अरे रटने से कुछ नहीं होता जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे। ओके, सो द थिंग इज, the importance of dasha varga is ruled out, and unnecessarily people keep on memorizing the uh, dictums and the rules all 15 years 20 years. But when that knowledge has to be applied on prediction, तो उनके कुछ समझ में नहीं आता, प्रेडिक्शन नहीं कर पाते। तो आप लोग एक चीज समझ लीजिए, 10-10 साल भी कोई लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, उसके बाद भी वो प्रेडिक्शन करने में असमर्थ होते हैं, सिंपली बिकॉज दे डोंट स्टडी द राइट टूल्स। वो सिर्फ रटने में ही रह जाते हैं। और हजारों रूल है। मैंने एक बार डाइवोर्स के लिए 55 रूल मुझको लिस्ट बनाई थी, एंड आई कीप ऑन रीडिंग देम, बिकॉज बहुत क्वेश्चन आते हैं रिलेशनशिप के ऊपर।
बिजनेस के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मेरा बच्चा डिप्रेशन है या एल्कोहलिक है, तो हर चीज के कॉम्बिनेशन याद करो 20-25, इज दैट पॉसिबल टू मेमोराइज सो मेनी डिक्टम्स? ओके, बट इफ वी अंडरस्टैंड कि कौन से हाउस का कौन से हाउस से रिलेशनशिप हो जाए पीएसी, तो ये रिजल्ट आएगा, तो वी कैन इरी easily मेक द predictions. So this course is designed in such a way कि after 6 months we can start making the predictions. That is the USP of this course. अदरवाइज तो वैदिक में 10-10 साल पढ़ते रहते हैं, प्रेडिक्शन करनी नहीं आती। वो बोलेंगे जी हमें आता सब कुछ है वैदिक में, प्रेडिक्शन नहीं आती बस। ठीक है, मतलब 15 साल जो पढ़ा है, ऑल द एफर्ट ऑल द मनी, है ना, दैट गोज इन वेन। अगर आप ये नहीं बता सकते कि नेटिव कहता है जी सर मेरा चेन्नई ट्रांसफर होगा, क्या मुझे चेन्नई ट्रांसफर लेने में लाभ है या नुकसान होगा, चेन्नई जाने के बाद वापस दिल्ली कब आऊंगा। तो अगर कोई 10-15 साल वैदिक पढ़ के बैठा है बट नॉट इंटेलिजेंटली, जस्ट टू से दैट आई हैव रेड व्रत पाराशर, आई हैव रेड फल दीपिका, आई हैव रेड व्रत संहिता, पर उसको अप्लाई कैसे करना है, तो इट इज ऑल इन वेन। 15 साल सारी किताब पढ़ लो, अगर आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते तो मेरे मेरे विचार से तो वो बेकार है। भाई आप लोग बताइए, ये 6 महीने का एस्ट्रोलॉजी का कोर्स सीखने में आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, आप मुझे बताइए। आप 6 महीने बाद ये चाहोगे ना कि मैं हम प्रेडिक्शन करने, आप बताइए जितने भी इस ग्रुप में लोग हैं, इस ग्रुप में जो लोग हैं बताइए। हम लोग प्रेडिक्शन सीख रहे हैं, करने के लिए सीख रहे हैं, या हम इसलिए सीख रहे हैं कि हम किताबें पढ़ लें? ओके, तो इस कोर्स करने के बाद हम लोग रटने वाले एस्ट्रोलॉजर नहीं, वी विल बिकम अ स्मार्ट एस्ट्रोलॉजर। ओके, वी कैन मेक प्रेडिक्शंस। ओके, विषोत्तरी दशा के बारे में समझेंगे, केस स्टडीज करेंगे, क्विजेस करेंगे, और सेकंड मॉड्यूल में हम क्या करेंगे, ग्रह बल के बारे में जानेंगे। हर प्लानेट का एक 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 बल होता है, जितना उसका बल है उतना स्ट्रांगली वो रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, देखिए, आप किसी के फादर है, ही इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, और उसके फादर हैं वो रिटायर हो गए हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, बट नाउ ही इज 80 years old, उनका बल कम हो गया है, तो क्या वो चाह के भी अपने संतान के लिए कुछ कर पाएंगे? पर जब उनके पिता बली थे, व्हेन ही वाज एट हिज पीक, ही हैज इन्फ्लुएंस, उस टाइम तो उनकी बात अलग ही होती ना। इसी तरीके से ग्रह, फोन पे ओपन करो। I put everybody on mute because some people don't follow the discipline. अच्छा, ग्रह बल हो गया। फिर हम गोचर के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पद्धति है वैदिक की। वो किस लिए? गोचर के द्वारा हमें पता लगेगा कि कौन सी घटना कौन से महीने, कौन से साल, कौन से महीने, कौन से दिन होगी। अभी जब मैंने आपको बताया था कि दशा भुक्ति, हम विषोत्तरी दशा पढ़ेंगे। विषोत्तरी दशा में हमको पता लग जाता है कि दिस इंसिडेंट विल हैपन इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, इन दैट महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, बट दैट कैन पीरियड कैन लास्ट अप टू से 9 month और 11 month। इफ somebody is keen to know कि उसके बेबी कब होगा, आउट ऑफ दोस 10 month, विच महीना, विच डे, then you have to apply the gochar. So with the help of the gochar we can know the lady will deliver the baby in the month of that particular month and that particular day। एक तो ये घटना से संबंधित ट्रांजिट होते हैं, इसके अलावा कुछ दूसरे ट्रांजिट्स भी होते हैं, जिसको जैसे शनि है उसका 7.5 होता है, चंद्रमा की राशि से वो एक राशि पहले जब एंटर करता है और चंद्रमा के ऊपर से पास होके अगली राशि तक जाता है, तो है ना, शनि होती है, शनि दश, ये 7.5 शुरू होती है। तो ये सब हम समझेंगे। ट्रांजिट उनमें वेद होते हैं। अब कुछ लोग डरा देते हैं कि शनि यहाँ से निकल रहा है, आपका ये होगा, ये होगा, ये होगा। अरे भैया, क्या आपने वेद देखा? वेद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
तो हाफ नॉलेज होने के कारण हमारी ज्योतिष बदनाम होती है। या किसी का सैटर्न अच्छी लोकेशन से निकल रहा है, वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा? अरे भाई वेद देखा उसका, जुपिटर अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा ट्रांजिट में? क्या उस पर कोई वेद तो नहीं लगा हुआ? तो ट्रांजिट भी हम बहुत गहराई से और डीप समझेंगे, डिविजनल चार्ट से समझेंगे, टाइमिंग ऑफ इवेंट हम लोग समझेंगे। ओके। डबल ट्रांजिट भी एक एक थ्योरी है विच हेल्प्स इन फाइंडिंग द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द इवेंट। प्रेडिक्टिव प्रिंसिपल समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे प्रिंसिपल्स क्लियर है कि संतान के बारे में देखना है, तो क्या बेसिक चीजें हमें देखनी है कि पांचवा घर, पांचवें घर में बैठे हुए प्लैनेट्स, पांचवें घर का जो नेचुरल सिग्निफिकेटर्स हैं, पांचवें घर का लॉर्ड क्या है, ये सारी सारी चीजें अगर हम देख दें तो हमारा 70% काम तो वहीं हो जाता है। ओके। उसके बाद जो 30% के लिए हम लोग डिविजनल चार्ट और प्लानिट किसके साथ पीएसी वगैरह बना रहे हैं हम लोग देख सकते हैं। तो दिस वी विल अंडरस्टैंड प्रेडिक्टिव प्रिंसिपल्स। विदेश जाना है तो 12वें घर को किस तरीके से देखा जाए। अब आप एक बात बताइए, बहुत से एस्ट्रोलॉजर वहां टकरा जाते हैं, 12वां घर विदेश भी भेजता है, 12वां घर जेल भी भेजता है, 12वां घर अस्पताल भी भेजता है, 12वां घर हॉस्टल में पढ़ने के लिए भी भेजता है। किसी को 12वां घर विदेश भेज देता है और किसी को जेल भेज देता है। कोई लोग हॉस्टल जाके पढ़ते हैं और कुछ लोग अस्पताल जाते रहते हैं। 12वां ही घर है, उसको जेल क्यों भेजा, उसको विदेश क्यों भेजा, ये अगर आप देखोगे तो लोग नहीं बता पाते। क्या है? वो कह देंगे 12वां घर है खराब है, वो आपको डरा देंगे, कहेंगे 12वें घर की दशा चल रही है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ओके। जबकि 12वां घर तो भाई विदेश भेज रहा है, आपको प्रतिष्ठा दे रहा है, मान सम्मान दे रहा है। छठे घर से लोग डराना शुरू कर देते हैं, छठा घर छठा घर छठा घर। अरे छठा घर के बिना तो कलयुग में गुजारा ही नहीं है। छठा घर नहीं होगा तो यू कैन नॉट विन ए इलेक्शन, योर सन कैन नॉट गेट एडमिशन इन अ गुड इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके। योर सन कैन नॉट बी सेलेक्टेड इन स्पोर्ट्स इवेंट, कैन नॉट बिकम अ नेशनल चैंपियन, वन कैन नॉट विन द लिटिगेशंस। ओके। तो सिक्स्थ घर ही सो इम्पोर्टेंट। तो मेन थिंग इज उस पर्टिकुलर कुंडली में उसको छठा हाउस क्या दे रहा है। छठा हाउस बीमारी है, डरा रहे हो। अरे छठा हाउस तो बीमारी तो डॉक्टर बनाता है, तो छठा ही घर डॉक्टर बनाता है, छठा ही घर पेशेंट बनाता है। वो वाला पर्सपेक्टिव हमें प्रेडिक्टिव प्रिंसिपल से हम लोग समझेंगे कि हाउ टू व्यू दैट हाउस। इस कुंडली के अंदर वो हाउस उसको डॉक्टर बना रहा है या पेशेंट बना रहा है। ठीक है। अगर हम ये जान ले तो हमारा बहुत ज्यादा गुत्थी सुलझ जाती है, बजाय इसके कि हम ये रटें कि डॉक्टर बनने के क्या योग है। अगर हम हाउसेस को पर्सपेक्टिव से देखें और उसका लॉर्ड किन हाउसेस के साथ पीएसी बना रहा है, मतलब किसके साथ पोजिटेड है, किसको आस्पेक्ट कर रहा है, किसके साथ कंजंक्शन में है। हाउस रिलेशनशिप और प्लानेट रिलेशनशिप को अगर हम डिकोड करना जान जाते हैं तो हमें बहुत चीजों को रटने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने 55 रूल याद किए थे डाइवोर्स के, आज मुझको एक भी रूल जानने की जरूरत नहीं है। I can tell just by looking at the seventh house Lord where it is posited, with whom it is posited, by whom it is being aspected. That is sufficient. क्या ये छठे घर से संबंध बना रहा है, 8वें से बना रहा है, 12वें से बना रहा है? यही चीजें आपको सब कुछ डिकोड कर देंगी, उसकी मैरिटल लाइफ, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, सब कुछ बता देंगे। ओके। पर अगर हम रटेंगे कि इसकी डाइवोर्स तो नहीं होगा, दूसरी शादी तो नहीं होगी, इसका चारित्रिक दोष तो नहीं होगा, है ना, तो बहुत सारी चीजों के लिए अलग, इसकी इंटरकास्ट मैरिज होगी, क्या इसकी विडोवर से शादी होगी, क्या इसकी लव मैरिज होगी, तो हम उसको जानेंगे और इस तरीके से जानेंगे कि रटना कम हो, कॉन्सेप्ट ज्यादा हो। ओके। फिर जो मेन चीज, देखो लोग हमारे पास आते हैं पूछने के लिए, भाई हमारे पास लोग क्यों आएंगे, वो क्वेरी लेके आते हैं, हमको क्वेरी रिजॉल्व करनी है उनकी।
वो ये पूछने नहीं आते कि आपने व्रत पाराशर संहिता पढ़ी हुई है या नहीं। वो कहेंगे भाई मेरा बाजार में 5 करोड़ रुपया फंसा हुआ है, मैंने इतना मेटेरियल, मैंने अपना माल सप्लाई किया हुआ है फैक्ट्री में, मुझे ऑर्डर, मुझे पेमेंट नहीं हो रहा, माई 5 करोड़ रुपीज आर स्टक इन द मार्केट। या लोग कहेंगे जी मेरा लोन इतना ज्यादा हो गया, आई एम अंडर हैवी लोन, क्या मैं लोन चुका पाऊंगा, क्या मैं, मेरी आर्थिक स्थिति कभी सुधरेगी। या कोई लेडी है, शी इज नॉट फाइनेंशियली साउंड, शी इज स्केयर्ड कि डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन लेके आएंगे तो हमें क्वेश्चनों का आंसर देना है। ओके, तो वी विल सी टॉपिक वाइज, एजुकेशन, प्रोफेशन, बिजनेस, हेल्थ एंड लॉन्गेविटी, प्रॉपर्टीज के उसके क्या स्टेटस हैं, किस किस लेवल तक वो लाइफ में जाएगा, करोड़पति बनेगा, लखपति बनेगा, पूरी लाइफ उसकी स्टेबल रहेगी या अप्स एंड डाउन आएंगे। स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी, मैरिज, मैरिटल और रिलेशनशिप बहुत डिटेल में होगी। मैरिज का मतलब ये नहीं है कि बस मैरिज करा दीजिए, शादी होगी या नहीं, और शादी का मेरा डाइवोर्स तो नहीं होगा, यहीं तक लिमिटेड नहीं है। आजकल मैरिज और रिलेशनशिप क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो गया है। आजकल जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। आजकल कोई ये पूछने आता ही नहीं कि जी मेरी शादी टूटेगी या नहीं। आजकल लोग पूछने आते हैं कि मेरा जो है ना, मेरा जो सन है, डॉटर है, वो लिव इन चली गई, ठीक है, वो गे बन गए। एक सेकंड, एक सेकंड दीजिएगा बस। हेलो। यस, ओके, देन वी विल कवर रिलेशनशिप, प्रोजेनी के बारे में, संतान के बारे में जानेंगे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, फॉरेन ट्रेवलिंग, लिटिगेशंस। ओके, बहुत सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। बिल्कुल, हम शुरुआत से हम लोगों की शुरू होगी। देखो इतना बड़ा सब्जेक्ट होता है वैदिक, तो 1 घंटे के सेशन में मैं आपको क्या बता सकता हूँ, बट आई जस्ट गिव यू ग्लिम्स व्हाट ऑल वी विल लर्न। वी विल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी। ओके,
व्हाट पाराशर सेड अबाउट एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्ट जैसे है क्या। जैसा मैंने आपको बताया, जब नेटिव पैदा हुआ है उस टाइम आकाश में जो ग्रहों की स्थिति है उसी के द्वारा उसका पूरा जीवन निर्धारित हो जाता है। उसके पास्ट कर्मास के हिसाब से उसे क्या दंड भोगना है, क्या उसको इस बार क्या उसको सुख का भोग करना है, वो उसके कर्मास पे डिपेंड करता है। उसी को डिकोड करना ही एस्ट्रोलॉजी है। ओके, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए। देखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो, सब कुछ निकल के वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही आया है। चाहे आप नाड़ी पढ़ लो, चाहे आप केपी पढ़ लो, चाहे चाहे आप जेमिनी पढ़ लो, मदर मदर साइंस जो है ऑकल्ट की, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है। जो पाराशर जी ने 2000 साल पहले लिख दिया प्लानेट के कार्यकत्व, हाउस के कार्यकत्व, नक्षत्रों के कार्यकत्व, उसके बाद कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं हुआ कि जिसने उसमें फुल स्टॉप या कॉमा भी जोड़ा हो। तो पाराशर जी और उनकी जो गुरु शिष्य परंपरा से 200 जनरेशन तक जो डेवलपमेंट हुआ था उसमें बहुत काम हुआ। पर उसके बाद क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली सन 600 में इन्वेजन वगैरह हो गए थे। ओके, तो उसके बाद हमारा ये डेवलपमेंट रुक गया था। वे, हमारा ये वेदों का ही अंग है। इट इज पार्ट ऑफ द वेदास, इट इज सो एंशियंट। इसके अंदर हर जीवन की हर घटना के लिए डिविजनल चार्ट बनाए गए हैं, जिसकी स्टडी बहुत जरूरी है। और जिसको आजकल एस्ट्रोलॉजर वैदिक छोड़ देते हैं। लोग 2-2 3 साल के कोर्स करते हैं पर उनको सारे षोडश वर्गा देखने ही नहीं आते। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बच्चा चार्टेड बनेगा, चार्टेड अकाउंटेंट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अगर उसको D24 रेफर नहीं कर रहा तो वो उसकी प्रेडिक्शन गलत होनी ही है, क्योंकि वो जेनेरिक प्रेडिक्शन कर रहा है। प्रॉपर्टी के बारे में D4 नहीं देख रहा, माता पिता के बारे में वो D12 नहीं देख रहा, D10 नहीं देख पा रहे हैं। अगर प्रोफेशन के बारे में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब लोग ऐसा करते हैं, पर शुरू के बाद 2-3 डिविजनल चार्ट कुछ लोग यूज करते हैं, बाकी कोई चार्ट यूज नहीं करता। प्रेडिक्शन गलत होती है, विद्या बदनाम होती है। और जो फ्रूटफुल चीज को हम स्टडी ना करके क्या लोग करते हैं, जो फालतू में चीजों को रटते रहते हैं। रटने से एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। कुछ चीजें हैं जो हमको रटनी नहीं है, पढ़ पढ़ के समझनी है। हम जैसे कार्यकत्व है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। कौन सा प्लानेट किस जीव का, है ना, किस धातु का कारक है, तो ये तो हमको एक एक बार पढ़ लेंगे, 2-2 बार पढ़ लेंगे रीडिंग हैबिट में, तो हमारे दिमाग में ये समा जाएगा। ओके, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एट द मोमेंट तो इस तरह अभी संभव नहीं हो पाएगा कि वर्नल इक्विनॉक्स क्या होता है, फिर नारायणा सयाना सिस्टम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसमें क्या टेक्निकल डिफरेंस है, ये हम कोर्स में ही पढ़ेंगे। आज 1 घंटे में संभव नहीं है। आयनाश में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक सॉफ्टवेयर मैं आपको फ्री दूंगा, एस्ट्रो कुंडली का। बहुत एक्यूरेट सॉफ्टवेयर है जिसमें 16 के 16 वर्गा चार्ट बन के आते हैं। ओके, ये इस कोर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसकी बाजार में कॉस्ट 9,000 है। 3,000 की करीब टेक्स्ट बुक आप लोगों को फ्री मिलेंगी। जोडियक के बारे में मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, कि जोडियक क्या होता है एस्ट्रोनॉमी में, जोडियक को हम कैसे राशियों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, कैसे इसको नक्षत्रा में डिवाइड करते हैं 27। हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है इसको हम समझेंगे। सोलर सिस्टम में जो 9 प्लानेट के बारे में डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। उसके बाद आप देखिए, हम इसको समझेंगे कि जोडियक को हम कैसे 12 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ओके, और कैसे हम देखते हैं कि 0 डिग्री से 30 डिग्री तक हमारा मेष राशि बन गई, 30 से 60 डिग्री तक टॉरस बन गया। ये मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा जब कोर्स करेंगे हम लोग। फिर किन राशियों, कौन कौन सी राशियों के 12 डिवीजन के क्या नाम होते हैं, राशियों के कौन सी राशि में किस प्लैनेट को लॉर्डशिप मिली है, इसको वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल। उसके बाद 27 जो नक्षत्राज होते हैं। ओके, हाउ द जोडियक इज डिवाइडेड इनटू 27 पार्ट। ओके, and how the name are given to each division which are known as nakshatras. Okay, so that also I will explain, like
अभी मैंने जैसे राशि चार्ट आप लोगों ने देखा, 360 डिग्री का जोडियक है। आपने देखा 30-30 डिग्री की 12 राशियां हो गई। फिर 0 डिग्री मतलब अश्वनी के नक्षत्र से दोबारा शुरू होगा जोडियक, और आप इसको भी 27 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। तो जब हम जोडियक को जैसे 27 डिवीजन में डिवाइड करेंगे तो एक डिवीजन 13 डिग्री 20 मिनट का हो जाता है। और जब राशियों में डिवाइड करते हैं तो 360 डिवाइड बाई 12 30 डिग्री की राशि हो गई। तो राशि आप देख रहे हो 0 से 30 तक की राशि हो गई, पर नक्षत्र जो है 0 से शुरू के 13 डिग्री 20 मिनट पे ही खत्म हो गया। तो अश्वनी राशि के अंदर एक पूरा नक्षत्र अश्वनी का समा गया। ओके। तो 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक दूसरा नक्षत्र चलेगा, भरनी। तो यू कैन सी भरनी पूरा पहली राशि में समा गया। तो 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट 26 डिग्री 40 मिनट यूटिलाइज हो गया राशि के 30 डिग्री के। कितनी जगह बची? 3 डिग्री 20 मिनट। अब यूनिवर्स में दीवार तो होती नहीं है, तो थर्ड नक्षत्र जो आएगा हमारा कृतिका का, उसका एक पद इधर आ जाएगा। तो ये मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, जिसको हम ग्राफिकली बहुत डिटेल में समझेंगे जब हमको राशियों की, प्लैनेट की, नक्षत्र की रिलेशनशिप समझ में आ जाएगी। देन ओनली वी विल बी एबल टू सी द हॉरोस्कोप इन कॉन्टेक्स्ट कि ये नेटिव पैदा हुआ तो ग्रहों की स्थिति क्या थी। ओके। फिर कैसे नक्षत्रों को क्लासिफाई करते हैं, कैसे कैसे नक्षत्रों को प्लैनेट की लॉर्डशिप मिलती है, दैट वी विल अंडरस्टैंड। यहाँ पे साइन और नक्षत्र की रिलेशनशिप हम लोग समझेंगे। तो वैदिक का बहुत एडवांस कोर्स है, बहुत डिटेल में लेंगे। हाउस सिग्निफिकेटर्स मैंने आपको बताया ना था कि 12 घर होते हैं, 12 घर कुंडली में जीवन के किसी ना किसी विषय के बारे में बताते हैं। जैसे कि पहला घर हेल्थ, एज और फिजिक के बारे में बताता है। देखिए पैसे तो 12 घर में हर एक घर, इतने सारे सिग्निफिकेटर होते हैं कि उत्तर कालामृत में एक एक हाउस के 2-2 पेज के सिग्निफिकेटर दिए हुए हैं। पर यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ। किसी को जानना है कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी तो दूसरा घर, तीसरे घर से उसके छोटे भाई बहन, उसका कम्युनिकेशन, उसकी माता जी के बारे में जानना है, प्रॉपर्टी के, एजुकेशन के, व्हीकल्स के बारे में चौथा घर, संतान के बारे में, अफेयर्स के बारे में, शेयर के बारे में पांचवा घर, छठा घर डिजीज, डेप्ट और लिटिगेशन देता है। देखिए छठे घर को कहते हैं रोग, रिपु और ऋण। ये रोग देने वाला, रिपु मतलब शत्रु देने वाला, और ऋण मतलब लोन देने वाला है। इसलिए छठे घर को लोग थोड़ा भय की दृष्टि से देखते हैं। पर छठा घर जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी देता है। जैसे कि इसी घर से मुकदमेबाजी जीतोगे, इसी घर से कंपटीशन में सेलेक्ट होंगे, इसी घर से लिटिगेशन में जीतेंगे। ओके। डॉक्टर भी इसी घर से बनेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट ये है कि उस व्यक्ति विशेष के लिए वो घर क्या दे रहा है ये जानना जरूरी है, बजाय इसके कि उसको डराओ कि छठा घर करके। देखो भाई क्या इसके लिए छठा घर अच्छा है? वो छठाई घर तो लोगों को डॉक्टर बनाता है, तो फिर क्या ये का बुरा है? छठे घर से तो इलेक्शन का टिकट लेके लोग मिनिस्टर बनते हैं। तो हमको देखना पड़ेगा पर्सपेक्टिव में कि इस नेटिव के लिए छठा घर क्या बोल रहा है। सातवां घर बिजनेस के लिए, मैरिज के लिए। आठवां क्रोनिक डिजीज, दुर्घटना, अचानक धन लाभ। नवे घर से पिता के बारे में, लॉन्ग ट्रेवलिंग। 10वां घर स्टेटस, प्रोफेशन। 11वां लाभ के बारे में। तो अभी मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है आज। और 11 घर से हम जानते हैं, 12वें घर से लॉस, एक्सपेंडिचर, विदेश यात्रा, जेल जाना, अस्पताल जाना। अब मैंने देखा है कि कुछ लोग 10-10 साल पढ़ के भी ये स्ट्रगल करते हैं कि 12वां घर उसको जेल भेजेगा या विदेश भेजेगा, हॉस्टल भेजेगा या अस्पताल भेजेगा, या कोई भी कॉम्बिनेशन कराएगा। ये जानने के लिए हमको कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं, रटने से नहीं आती हैं वो चीजें। ओके। 12वां घर किस प्लानेट का लॉर्ड कौन है, इसमें प्लानेट कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, वो कौन से हाउसेस से रिलेशनशिप बना रहे हैं। अगर हमको ये पकड़ में आ गया तो हम बता सकते हैं कि भाई ये विदेश जाएगा और इस दशा भुक्ति अंतरा में जाएगा,
इस दशा भुक्ति यंत्रा में ही में फॉल सिक एंड गो टू हॉस्पिटल। ठीक है, तो 12वें घर की उसको क्या क्या चीजें मिलनी है। अब जरूरी तो नहीं है कि कोई अस्पताल जा रहा, कोई अगर विदेश जा रहा है तो वो जेल भी जाए, आप बताइए। तो अगर कोई विदेश जा रहा है तो विदेश जा रहा है, हो सकता है कि वो ऐसे काम ना करे हो कि उसे जेल जाना पड़े। हो सकता है वो विदेश जा रहा हो, हॉस्पिटल भी ना जाना पड़े उसे। तो 12वें घर की उसे क्या क्या चीजें मिलेंगी और कब मिलेंगी, इसको हाउ डू वी सी कॉन्सेप्ट वाइज रादर देन रट्टाफिकेशन। ओके, दिस वी विल अंडरस्टैंड इन दिस कोर्स। अब हाउसेस को मैंने बताया था ना, इसके क्लासिफिकेशन हम करते हैं। कौन से हाउस के कितने क्लासिफिकेशन है, जैसे केंद्र, त्रिकोण, पणफर, ये हम लोग समझेंगे। जैसे केंद्र, केंद्र है ना, ये 1, 4, 10, 7, 10 ये बड़े शुभ घर है। 5 और 9 त्रिकोण के घर हैं, 5 और 9 शुभ होते हैं। 6, 8, 12 तरीके खराब होते हैं। तो क्यों खराब होते हैं, क्यों अच्छे होते हैं, ये हम समझेंगे। प्लानेट के बारे में तो बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन सा प्लानेट शुभ है नेचुरल रूप से। वैसे तो हर ग्रह को हर कुंडली में एक कार्य मिलता है, उस कार्य को वो करता है, पर नेचुरली वो अच्छा है या बुरा, वो भी हम समझेंगे। कौन से प्लानेट हैं, उनकी कौन से फ्रेंड हैं, कौन उनके दुश्मन है, कौन उनके अति शत्रु है, ये सब समझेंगे। कौन सा प्लानेट कब मूल त्रिकोण में होता है, कब एग्जाल्टेशन में होता है, कब वो नीच का हो जाता है, क्या उनका प्रभाव होगा जब उनकी दशा चलेंगी, ये बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए जैसे मैरिज है, मैरिज के बारे में एक कन्वेंशनल तरीके से हम नहीं पढ़ेंगे इसको, वी विल स्टडी मैरिटल हाउस इन न्यू पर्सपेक्टिव। तो मैरिज के लिए कौन कौन से घर देखने चाहिए, खाली 7वां घर देखेंगे तो काम नहीं चलेगा, दूसरा घर भी देखेंगे क्योंकि इससे फैमिली एक्सटेंड होती है। चौथा घर देखेंगे क्योंकि शादी जो है डोमेस्टिक हैप्पीनेस को शो करती है, फीमेल में ये चेस्टिटी को करती है। 5वां घर भी रिलेटेड है, 7वां घर भी आएगा, 8वां घर भी आएगा शादी में। एंड पीपल जस्ट इग्नोर 8वां घर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 7वें में। 12वां घर आएगा, ओके, बेडरूम कंफर्ट। वी विल सी ऑल हाउसेज की व्हाट इज द रोल ऑफ दीज हाउसेज इन मैरिज। और खाली 7वें घर से नहीं देखेंगे फिर हम, फिर शादी के लिए जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है वीनस, उसकी स्थिति क्या है जन्म पत्री के अंदर। ठीक है, अगर शुक्र अच्छा है तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कब हम कहेंगे अच्छा है वो, ये सारे चेकलिस्ट हम चेक करेंगे। वीनस खराब है, वीनस एफ्लिक्टेड है, किस केसेस में हम कहेंगे कि वीनस एफ्लिक्टेड है। राहु के साथ बैठेगा तो क्या प्रॉब्लम करेगा शादी में, मंगल के साथ बैठ गया तो क्या चारित्रिक दोष दे देगा, शनि के नवमांश में चला गया तो क्या चारित्रिक दोष दे देगा। ओके, ये सारी की सारी मैरिटल लाइफ पे रिजल्ट डालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस ये देख लिया कि शादी हो गई कि शादी हैप्पी रहेगी। ओके, बट शादी किस दिशा में जा रही है, क्या ओरिएंटेशन है, दैट एवरीथिंग वी विल लर्न इन डिटेल। एंड दैट टू कॉन्सेप्ट वाइज, हमें रटना कुछ नहीं है। जैसे मैंने बताया डाइवोर्स के 25-25 रूल रटने की जरूरत नहीं है। वी विल सी जस्ट बाई कि 7th के लॉर्ड की पोजीशन क्या है, किस हाउस में बैठा है, किन हाउस के लॉर्ड के साथ वो रिलेशनशिप बना रहा है, वो ही सब कुछ बयान कर देते हैं। ओके, फिर शादी के लिए नवमांश चार्ट देखना अनिवार्य है। 7वें घर का लॉर्ड नवमांश में किस स्थिति में गया हुआ है, नवमांश की क्या पोजीशन है, क्या उस पे एफ्लिक्टेड, क्या वो एफ्लिक्टेड है। शुक्र नवमांश में कौन सी राशि में चला गया, कहीं मंगल और शनि में तो नहीं चला गया, ओरिएंटेशन ही चेंज हो जाता है। ओके, ये देखना बहुत अनिवार्य है। इफ समवन ट्राई टू प्रेडिक्ट मैरिज विदाउट लुकिंग एट D9, he or she is doing injustice to the Vedic astrology, not only to the client he is serving, क्योंकि गलत रिजल्ट आप बता रहे हो उनको। ओके, तो अगर हमने एक हाउस को डी कोड करना सीख लिया कि कैसे D9 हमने यूज करा, कैसे हमने उसके कारक प्लानेट को डिकोड किया, कैसे उस हाउस के लॉर्ड लॉर्ड को डिकोड किया, कैसे उस हाउस को डिकोड किया, सेम कॉन्सेप्ट वी कैन अप्लाई
on each house. So question will change, house will change, house lord will change, Karak planet for that event will change, but concept will remain the same. This is what I am trying to emphasize. तो वंस वी अंडरस्टैंड कि क्या प्रोसेस फॉलो करना है, हम किसी भी हाउस को डी कोड कर सकते हैं, हमको हजारों लाखों रूल रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ओके, इतने सारे डिक्टम्स होते हैं और उसके बाद कि पता लगा दूसरी शादी या विदेश जाने का ये योग है, ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, तो वो फिर ये डिक्टम्स होते हैं कि अगर मेष लगन है, 12वें घर में ये प्लानेट बैठा है, छठे में उसको ये देख रहा है तो ये होगा, वृषभ लगन है तो ये होगा। तो आप ये सोचिए 12 लगन के लिए अलग अलग चीजें याद करना कोई संभव है, असंभव है, उसके लिए सुपर कंप्यूटर भी कम पड़ता है। ओके, नवमास चार्ट को बनाते कैसे हैं, तो जितने भी हम वर्गा चार्ट पढ़ेंगे, सारे वर्गा चार्ट कैसे बनाए जाते हैं, उनको बनाने की विधि क्या है। वैसे तो सब कुछ कंप्यूटर पे बन के आता है, पर जब हमको पता होता है कि ये चार्ट बन के कैसे आ रहे हैं, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, तो हमको चीजों को डिकोड करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो द्वादशांश कैसे बनेगा, सप्तमांश कैसे बनेगा, नवमांश कैसे बनेगा, दिस वी विल अंडरस्टैंड। एंड पिता के लिए देख रहे हो तो D12 को क्या उसकी सिग्निफिकेंस है वो हम समझेंगे, दशा भुक्ति अंतरा गोचर सब कुछ हम बहुत डिटेल में समझेंगे। ओके, नवमांश का इफेक्ट क्या मैरिज में है, तो दिस इज हाउ वी विल लर्न वैदिक। मेन एम्फेसिस है कि 6 महीने बाद ही हम लोग प्रेडिक्शन कर सके, कोई भी प्रश्न हमसे पूछा जाए वैदिक का, हम उसका उत्तर देने की स्थिति में हो, हमें पता हो कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है। देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या कोई भी एस्ट्रोलॉजी, इट कैन नेवर बी इंजेक्टेड, इसमें प्रैक्टिस चाहिए, पेशेंस चाहिए, पर इतना भी पेशेंस नहीं कि पता लगा भाई 20 साल पढ़ते जा रहे हो और प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे। ओके, तो हर चीज एक ऑप्टिमम लेवल पे होनी चाहिए। 6 महीने बाद मेरा ये मानना है कि आप लोग प्रेडिक्शन शुरू कर दोगे हमारे इस साइंटिफिक अप्रोच के साथ, ठीक है, बिकॉज वी विल स्टडी व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक द प्रेडिक्शन विच विल ब्रिंग एक्यूरेसी टू अवर प्रेडिक्शंस। ये व्यर्थ की चीजें जो पढ़ते हैं 10 साल तक, जिसको यूज ही नहीं करते। अभी मैंने आप लोगों को एक डिविजनल चार्ट का एग्जाम्पल दिखाया था ना, मैडम ने बोला कि नहीं D4 कोई नहीं यूज करता। एक एग्जाम्पल मैं और आपको देता हूँ, मैंने भी 3-3 4 साल के कोर्स किए हैं, मैं बहुत वैदिक स्टडी की हुई है। पढ़ाया जाता है नक्षत्रों के बारे में, 27 नक्षत्र है, उनके ये गुण धर्म है, ठीक है, ये प्रोफेशन है, ये बॉडी पार्ट है, ये डिजीज है, ये सब्जेक्ट हैं। उसके बाद जब प्रेडिक्शन करने बैठते हैं तो कोई देखता ही नहीं कि भाई कौन सा प्लैनेट कौन से नक्षत्र में है। आई सेड टू माई टू प्रेसिडेंट कि यार 3 साल से हम ये पढ़ रहे हैं, बट व्हेन वी डू प्रेडिक्शन नोबडी बॉदर्स कि विच प्लैनेट इज प्लेस्ड इन विच नक्षत्र। आप एक बात देखिए, मेष लगन की अगर कुंडली है, राहु अगर 12वें घर में बैठा है, ओके, तो वो तो बृहस्पति के भी नक्षत्र में हो सकता है, बुध के नक्षत्र में भी हो सकता है, शनि के नक्षत्र में भी हो सकता है। तो क्या वो तीनों नक्षत्र में एक सा रिजल्ट देगा? पर वैदिक के छात्र जो पढ़ते हैं, एक भीड़ चाल से पढ़ते आ रहे हैं, जो 15 साल से जो लोग पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ते आ रहे हैं, उनको ये बता दिया जाएगा कि राहु 12वें घर में ये रिजल्ट देगा। अरे भाई क्यों? वो बुध के नक्षत्र में बैठ गया तो वो तो पूरी तरह से चेंज हो गया। शनि के नक्षत्र में 12वें घर में मेष राशि के लिए तो उसकी प्रकृति चेंज ही हो गई। जुपिटर में तो वो अलग ही रिजल्ट देगा। नक्षत्र लॉर्ड उसकी कुंडली में क्या क्या कनेक्शन बना रहा है, वो तो उसका इम्पैक्ट आएगा। जस्ट बाई सेइंग कि राहु 12 में बैठा है, गलत प्रेडिक्शन आती है, ठीक है। तो पढ़ाने के बाद जब उसको कंसोलिडेट करके अप्लाई नहीं करोगे तो इट इज ऑल यूजलेस। तो वी विल स्टडी कि नक्षत्र में बैठने से क्या उसके अंदर मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? ओके, तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है विच विल बी वेरी साइंटिफिक, प्रेडिक्टिव बेस्ड,
6 महीने बाद हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे, रेक्टाफिकेशन कम, कॉन्सेप्ट ज्यादा, और कॉन्टेम्परेरी कॉन्टेम्परेरी पीरियड के साथ हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट लेगा। 2000 साल पहले वो सब्जेक्ट नहीं थे जो आज हैं। अभी मेरे पास एक लेडी आई, शी टोल्ड मी कि मेरा बेटा क्या करेगा एजुकेशन, 12th में था। मैंने उसकी कुंडली देख रहा था, देखते देखते आई सेड कि इज योर सन डूइंग समथिंग इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर एनिमेशन। तो शी वाज सो सरप्राइज कि हाउ कैन वन टेल विदाउट नोइंग कि भैया ये ग्राफिक्स में है, कंप्यूटर एनिमेशन में है। अब 2000 साल पहले तो कंप्यूटर एनिमेशन नहीं होता था ना, पर हम चीजों को कॉन्टेक्स्ट में लें और आज के कॉन्टेम्परेरी पीरियड में भी देखें, हम चीजों को डिकोड कर सकते हैं। आजकल लड़के खाली डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, आजकल बहुत कुछ बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सी नई फील्ड्स आज आ गया, माइक्रोबायोलॉजी आ गया, बायोटेक्नोलॉजी आ गया। ठीक है, तो वी विल स्टडी एस्ट्रोलॉजी इन आवर कॉन्टेम्परेरी टाइम। ओके, आज की प्रॉब्लम्स क्या हैं, आज के प्रोफेशन क्या है, आज के सब्जेक्ट्स क्या है, आज की बीमारियां क्या हैं। सब कुछ तो बदल गया, पुराना तो है पर कुछ बहुत सी चीजें नई भी तो आ गई हैं। मैरिटल रिलेशनशिप कितना बदल चुका है, प्रोफेशन कितना बदल चुका है, धन कमाने के अवसर कितने बदल चुके हैं। तो हम उन चीजों को भी समझेंगे। ओके, तो इसी के साथ डेमो 1 घंटे का होता है, इससे ज्यादा वैदिक इतना विशाल सब्जेक्ट है, बताना असंभव है। बट आई जस्ट ट्राई टू शो यू सम ग्लिम्सेस कि हम किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे। अभी तक जो मैंने दिखाया है इसके बारे में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। पर बिफोर दैट जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं एक बार कि ये कोर्स 14 अगस्त को शुरू हो रहा है। सैटरडे संडे इसकी क्लासेस होंगी। सैटरडे को 2 क्लास होंगी, 7 to 8 एंड 8 to 9। और संडे को भी 2 क्लास होंगी, 7 to 8 और 8 to 9। ओके, 2 मॉड्यूल होंगे इसके। पहले में हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सब कुछ समझेंगे और दूसरे में प्रेडिक्शन बेस्ड होगा। पूरा समझा जाएगा कि प्रॉमिस कैसे देखते हैं, पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइमिंग ऑफ इवेंट और ट्रांजिशन गोचर करके बिल्कुल महीना और दिन कैसे निकालते हैं। ओके, फीस इज 51,000 ओनली। इस 51,000 में आपको 12,000 रुपये में से 9,000 का तो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मिलेगा एस्ट्रो कुंडली के नाम से, जो बाजार में है, आप स्वयं भी पता कर सकते हैं। ओके, और साथ में आपको टेक्स्ट बुक मिलेंगी जो कि एस्ट्रोलॉजी में पढ़नी अनिवार्य है, जिनको लोग पढ़ाते नहीं है। अगर उनको हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। जैसे व्रत पाराशर होरा शास्त्र है, फल दीपिका है, इस टाइप की आपको ज्योतिष की बिल्कुल फंडामेंटल बुक पढ़ेंगी, जिससे आप पूरे तरह से डीप ज्योतिष बनो, कल को प्रैक्टिस कर सको और आपके पास संपूर्ण ज्ञान हो। देखिए, आपको पता है अगर आपने फंडामेंटल बुक पढ़ी हुई है फिर आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप इधर उधर से गूगल से इधर उधर से नॉलेज मार लोगे, ले लोगे, तो एक तो वो ऑथेंटिक नहीं होती। हर लोग अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के चीजों को रख देते हैं। बट व्हेन यू हैव अ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑथेंटिक बुक्स, देन नो वन कैन चैलेंज यू। यू कैन एंड इंटरप्रेट दो थिंग्स इन योर वे। ओके, और उसको फिर मॉडर्न तरीके से क्या पढ़ना है, क्या चीज यूज करनी है, दैट वी विल टेल यू। स्टडी मटेरियल हमारा भी मिलेगा और लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी हर सेशन की। ओके, और ये मेरे फोन नंबर वगैरह है। परसों से मतलब ये कोर्स शुरू हो रहा है। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इस स्लाइड की फोटो ले लो और मुझको व्हाट्सएप कर सकते हो। और इसके बाद मैं बोलूंगा आपसे लास्ट में कि अब आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी नाउ नाउ आई एम ओपनिंग दिस सेशन फॉर योर क्वेश्चंस। हाँ जी, अब आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो सर, आशीष बोल रहा हूँ।
हाँ आशीष, हाँ बताइए। सर मेरा क्वेश्चन था, हम अगर हम सिर्फ वैदिक पार्ट ही पकड़ेंगे, क्या हाँ इसमें हम अगर हमें केपी आता है या नाड़ी आता है हाँ, और साथ में वैदिक भी कर रहे हैं, तो इट विल बी अ गुड फॉर अस, दोनों को कॉम्बिनेशन में मिला के एक अच्छा वो तो कॉम्बिनेशन बेटर। सुपर सुपर कॉम्बिनेशन है, सुपर। बोलो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको वैदिक भी आती है और साथ में केपी आती है, दैट इज ए डेडली कॉम्बिनेशन। बिकॉज देखो केपी क्या है, वो उसमें एक मेथोडोलॉजी, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को लगा के आप क्विक प्रेडिक्शन दे सकते हो। पर जो उसकी मदर साइंस है, जो डीप नॉलेज है, वो तो आपको वैदिक से ही आएगी, कहीं और से नहीं आ सकती। राइट सर। तो मैं तो खुद जब अब मैं प्रेडिक्शन करता हूँ तो आज आई 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 रेफर वैदिक एज वेल एज केपी। इट बिकम्स ए डेडली कॉम्बिनेशन, मतलब अल्टीमेट थिंग। ओके, बट विदाउट वैदिक गुजारा नहीं है। इफ यू वांट टू यस बिकम सर। अ सीरियस एस्ट्रोलॉजर, यस सर। अगर टाइम पास एस्ट्रोलॉजर बनना है तो देखो कुछ भी कर सकते हो। केपी करके भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। पर आप जब वैदिक कर लोगे तो देन यू विल बिकम अ डिफरेंट, फिर आपका एक लेवल, कहते हैं ना, एक लेवल फिर अलग ही हो जाएगा। यू गेटिंग मी? यस सर। और सर एक क्वेरी और थी मेरी हाँ हाँ कि सर अब आपने वैदिक कर लिया, केपी सर रेमेडीज बात, अब पता है कि चार्ट में प्रॉब्लम है पर्सन के, हाँ। तो हम उसको थ्रू रेमेडी, सर सब रेमेडी हम लाल किताब की रेफर करते हैं या वैदिक की भी अपनी कुछ रेमेडीज होती हैं? अरे रेमेडीज तो वैदिक की है सब कुछ। देखो आशीष जी, सारी रेमेडी कहाँ से निकल के आई है आपको पता है? अथर्ववेद से आई है। ओके सर। अथर्ववेद से सारे यंत्र, सारे मंत्र, सारा खजाना हमारा अथर्ववेद है। अब लोगों ने क्या है, ओल्ड वाइन न्यू बॉटल, पुरानी चीजों को तोड़ मरोड़ के अपने नाम से कर दिया। अब मैं अथर्ववेद से एक रेमेडी लेके सुनील दीक्षित रेमेडी कर दूं, और मैं कह दूं ग्रीन बुक लिख दूं, ग्रीन बुक सुनील दीक्षित, है ना, संस्कृत की बुक है, उसे अंग्रेजी बढ़िया सी अंग्रेजी में करके, थोड़ी यस बहुत सर। इधर उधर करके। तो मैं बता रहा हूँ सब कुछ वेदों से निकला है। तो हम लोग समझेंगे, जैमोलॉजी पकड़ेंगे, जेम्स के बारे में समझेंगे, कौन सा प्लानेट कुंडली में मजबूत है, राजयोग कारक है, रिजल्ट नहीं हो रहा, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कौन सा प्लानेट इसको बीमार कर रहा है, कौन से प्लानेट की डोनेशन करें, पूजा करें, वो भी हम समझेंगे। पर साथ ही मैं कुछ आपको चीजें ऐसी भी दूंगा, टिप्स। लाल किताब में कुछ चीजें हैं, कुछ टिप्स है, तो जिसको मैं साइड में दे देता हूँ, जिसका कोई लॉस भी नहीं है। ओके, तो रेमेडीज विल बी मिक्स, स्पेशली जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं ना, जो बड़ी घटनाएं हैं उसके लिए आई विल टेल यू द रेमेडीज, सॉल्यूशन आल्सो। ओके, ओके सर। ओके। एनीबॉडी एल्स? कोई भी प्रश्न हो किसी का तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आई विल कॉल इट अ डे। एंड जिसको एडमिशन लेना है वो मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है, और बता सकते हैं, ठीक है? शुड आई कॉल इट अ डे? ओके ओके, देन थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक्स एवरीबॉडी फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। I look forward to meeting you on 14th. Whosoever is interested can ping me, WhatsApp me. Okay. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. Appreciate. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Rajni ji. Thank you, everybody. Thank you.